कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने यूरोप के विषय में पढ़ना शुरू करा था और जब यूरोप के विषय में हम पढ़ रहे थे तो यूरोप की हमने नदियां शुरू करी थी। ये नदियां हमने विस्तुला से शुरू करी थी, विस्तुला के बाद में ओदर, ओदर के बाद में एल, एल के बाद में राइन, स्लेट, सीन, लॉरी और लॉरी के बाद में हमने गॉडर कीवर, गॉडर कीवर के बाद में हम पहुंचे थे पो और पो के बाद में टाइबर। टाइबर नदी तक के हमने पढ़ चुके थे और टाइबर नदी के आगे हमें पढ़ना था। तो आप लोग टाइबर नदी की पढ़ेंगे तो आप टाइबर नदी के आगे पढ़ना है तो आप जर्मनी में जाइएगा और जर्मनी में जब जाओगे तो आपको ब्लैक फॉरेस्ट दिखाई देगा और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है डेन्यूब नदी। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। ये डेन्यूब नदी कई सारे देशों के साथ सीमा बनाते हुए वो काला सागर में आपको गिरते हुए दिखाई देगी। कौन सी? ब्लैक सी। तो डेन्यूब नदी जब आप देखोगे तो डेन्यूब नदी सबसे पहले जर्मनी से निकलती है। जर्मनी से निकलने के बाद में ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करती है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना होते हुए वो हंगरी जाती है। हंगरी के बाद स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के बाद में सर्बिया, रोमानिया और बुल्गारिया होते हुए वो आपको दिखाई दे काला सागर में गिरते हुए। ये डेन्यूब नदी विश्व के सबसे अधिक देशों से होकर गुजरने वाली एक प्रमुख नदी, याद रखिए। और इस नदी के अपवाह तंत्र का संबंध यूक्रेन से भी है। किससे है? यूक्रेन। अब ये अपवाह तंत्र क्या है तो थोड़ी सी ये देख लीजिए कि इसका अपवाह तंत्र, जैसे कि एक नदी है, माना हमने ये एक नर्मदा नदी है, माना कोई वो, और ये निकलती मध्य प्रदेश से। पर देखा कि कुछ नदियां मध्य प्रदेश, जो ये मध्य प्रदेश से निकलती है और आगे चलकर मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में ये अरब सागर में गिर जाती है। पर यह है मध्य प्रदेश और गुजरात की प्रमुख नदी। पर इसकी जो सहायक नदी है उसमें से कुछ सहायक नदी महाराष्ट्र से निकलती है, कुछ सहायक नदी अगर छत्तीसगढ़ से निकलती है तो इस नदी का जो अपवाह तंत्र रहेगा उस अपवाह तंत्र में केवल गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल नहीं रहेगा, उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र और कौन सा शामिल रहेगा? छत्तीसगढ़। ऐसा ही डेन्यूब नदी के साथ में है। डेन्यूब नदी निकलती है जर्मनी से और फिर बाद में गिरती है काला सागर में बुल्गारिया होते हुए। पर इसका जो अपवाह तंत्र है उसका संबंध किससे है? यूक्रेन से भी है। अर्थात डेन्यूब की जो सहायक नदियां है उसमें से कुछ सहायक नदी यूक्रेन से होते हुए कहां पर आती है? कहां पर मिलती है? डेन्यूब में मिलती है। तो आपको इतनी बात याद रखिएगा। इसी के बाद में आपको एक नदी दिखाई देगी, नीपर। ये नीपर यूक्रेन की प्रमुख नदी है और इसकी राजधानी कीव से के आसपास के एरिया से आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। और इसका भी जो निकास होता है वो कहां पर होता है? काला सागर में, ब्लैक सी। इसी के बाद में डॉन। आप डॉन आओगे तो आपको हमने बताया था अजोब सागर, उस काला सागर के थोड़े से ऊपर में कर्च जल संधि, और उसी के ऊपर में जब आप पहुंचोगे तो आपको वहां पर एक नदी निकलते गिरते हुए दिखाई देंगी जिसका नाम है डॉन। ये डॉन रूस की एक प्रमुख नदी है, रूस की एक प्रमुख नदी है। ठीक है। इसी के बाद में आप कैस्पियन सागर आइए। कैस्पियन सागर आओगे तो आपको कैस्पियन सागर आने के बाद में आपको यूराल पर्वत दिखाई देगा। जब यूराल पर्वत दिखाई देगा तो यूराल पर्वत से एक नदी निकलते दिखाई देंगी और कैस्पियन सागर में गिरेंगी। इसका नाम है वोल्गा। क्या नाम है? वोल्गा। ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, वोल्गा, जो किसमें गिरती है? कैस्पियन सागर में। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रकार की नदियों को पढ़ने की कोशिश की। अब दो तीन पर्वतों को हम देखते हैं और उन पर्वतों के माध्यम से पढ़ने के बाद में हम थोड़ा सा आज के ही लेक्चर में एशिया को किस प्रकार से पढ़ना है उसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। बस 2 मिनट में आपका हो जाता है कुछ पर्वत। तो आप लोग बेटा जैसे ही
यहाँ पर पहुंचे तो यह है स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला पहले। फिर आप बीच में पहुंचे स्विट्जरलैंड तो आल्प्स पर्वतमाला। आप यहां पर पहुंचे आइबेरियन प्रायद्वीप तो कैंटेबियन पर्वतमाला। उसी के बाद में पेरेनिस पर्वतमाला। पेरेनिस पर्वतमाला के बाद में आप इस क्षेत्र में आओगे तो आपको बाल्कन पर्वतमाला दिखाई देगी, बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन पर्वतमाला। और उसके ऊपर में आपको जहां से विस्तुला नदी दिखाएंगी वहां पर साइलेशियन पर्वतमाला दिखाई देगी, साइलेशियन। और उसी के बाद में जहां से वोल्गा नदी निकलती है वहां पर आपको एक पर्वत दिखाई देगा जिसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत की खास विशेषता यह है कि यूराल पर्वत में सभी प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं परंतु कोयला नहीं पाया जाता। और यही कारण है कि कजाकिस्तान से कोयला को आयात करके फिर वहां पर लोहा इस्पात से संबंधित उद्योगों को स्थापित किया जाता है। तो हमने सबसे पहले देखा कौन सा, स्कैंडिनेवियन, आल्प्स, कैंटेबियन, पेरेनिस, और फिर हमने बाल्कन पर्वत, और फिर बाद में हमने यहाँ पर साइलेशियन। ये साइलेशियन बेसिन कोयला के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है और ये जो क्षेत्र है ये आता है पोलैंड के अंतर्गत। इसी के बाद में हमने यूराल देखा और यूराल पर्वत से निकलती कौन सी नदी, वोल्गा नदी, जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। इसी के बाद में छोटा सा हम एशिया के बारे में पढ़ते हैं। तो एशिया के बारे में अगर पढ़ना है तो केवल आज के लिए आप मैप बना लीजिएगा। ये अगर मैं एशिया को बनाऊं तो एशिया में ये उत्तरी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, ये दक्षिण पूर्वी भाग हो गया, ये दक्षिण भाग हो गया, ये पश्चिम भाग हो गया और ये मध्य भाग हो गया। इसमें हम रूस को पढ़ेंगे, इसमें हम चीन, जापान, कोरिया प्रायद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इंडिया, भूटान, पाकिस्तान आदि देशों के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम ईरान, इराक, सीरिया, अरब प्रायद्वीप आदि देशों के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मध्य में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कल से सॉरी हम रूस के बारे में शुरुआत करेंगे पर उसके पहले हम आउटर एरिया को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कल हम आपको आउटर एरिया के बारे में लिखा देंगे ताकि आपको पूरी जानकारी एकत्रित होते रहे। धन्यवाद।